सर एक प्रॉब्लम आ रही है। क्या नाम है आपका? सौरभ शुक्ला सर। सर 498, 323, 504, 506 आईपीसी और 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में परिवार के 4 सदस्यों के विरुद्ध सर मुकदमा पंजीकृत कराया गया, जिसमें पति, सास, ससुर एवं उसके एक देवर के खिलाफ भी आरोप लगाए गए। सर विवेचना के दौरान विवेचक ने पति के खिलाफ आरोप पत्र भेजा और अन्य अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य न पाते हुए सर अंतिम आख्या प्रस्तुत कर दी। सर कृपया ये बताएं कि जो 3 मुलजिम बच गए हैं उनको क्या न्यायालय से जो है सर वो हो सकती है, मुलजिम बनाया जा सकता है सर न्यायालय में? देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है और प्रैक्टिकल। इसके संबंध में कुछ चीज़ों की जानकारी होना निहायत जरूरी है। नंबर 1 कि एफआईआर जब भी रजिस्टर कराई जाती है जितने भी आदमियों के खिलाफ, जरूरी नहीं है कि सबके खिलाफ आरोप पत्र ही आए। एक की और लगे हाथ जान जाओ बेटा कि अभी नए हो। एफआईआर 2 प्रकार की होती है। एक नेम्ड एफआईआर, एक अगेंस्ट अननोन पर्सन। हिंदी में एक होता है नामजद एफआईआर और दूसरा बनाम अज्ञात। अब आप कहोगे साहब ये अज्ञात क्या है? ये ऐसे है, मान लीजिए एक औरत जा रही है रिक्शे पे बैठ के और कोई है उसका चैन छीन ले गया, तो रिपोर्ट लिखाएगी तो उसका नाम कहाँ ढूंढ लेगी? उसके अंदर ऐसा कोई आयत तो लगा नहीं कि उसका नाम क्या है आगे, तो जाके ना लिखाएगी। या अभी आप ही कहीं जा रहे हो, आपकी बाइक एक स्कूटी वाली लड़की से भिड़ गई, गलती उठी की, रॉन्ग साइड आ रही थी लेकिन भिड़ंत हमारे बाइक से हो गई। उसी का मोहल्ला था, 4 लड़के दौड़ के आए, उन्होंने तुमसे हाथापाई। तो रिपोर्ट लिखाओगे तो अज्ञात में लिखाओगे। तो ये रिपोर्ट यानी एफआईआर 2 प्रकार से लिखाई जा सकती है, नामजद एफआईआर और अज्ञात। और एक चीज और है, ये भी हो सकता है कि 2 लोग नामजद हो बाकी अज्ञात हो। मान लीजिए अभी जगत पति ने रिपोर्ट लिखाई कि सर फला तारीख की बात है, मैं यहाँ क्लास से पढ़ के जा रहा था, तब तक वहीं नरड़ा बाबा चौराहे के पास मेमना मिल गए, भंवरा मिल गए। इन दोनों ने हमें पकड़ लिया, गाली गलौज दिया और उनके साथ 2-3 लोग और थे और उन सब ने मिल के मुझे लाख घूसों से मारा, बंदी बंदी माँ बहन की गालियाँ दी और ये भी कहा कि अगर आपकी रिपोर्ट लिखाए हमारे खिलाफ से जान से मार दो। अब इसमें 2 लोग तो नामजद हो गए, भंवरा हो गए और मेमना हो गए, बाकी अज्ञात। तो रिपोर्ट 3 है। पहला नामजद, नेम्ड एफआईआर, दूसरा अज्ञात, अननोन अगेंस्ट अननोन, और तीसरा कुछ ज्ञात कुछ अज्ञात। अब चौथा तरीका नहीं है, क्योंकि लॉ को बहुत बेसिकली पढ़ना होगा। ये हो गया। अब क्योंकि 498 एक जैसा मामला है, उसमें नेम नहीं होते, उसमें अज्ञात नहीं होते। जैसा आपकी प्रॉब्लम है कि वो महिला की तरफ से या उसी लिखाई या उसके भाई या बाप ने लिखाई एक रिपोर्ट जिसमें हस्बैंड ने, उसका माँ बाप ने और उसका एक भाई, क्या लोग खिलाफ।
एक चीज और देखोगे बेटा, प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप जज बनोगे या तुम बनोगे कि कभी दहेज से रिलेटेड या मैरिड लाइफ में क्रुएल्टी से रिलेटेड मामले में एक मंजिल नहीं होता, पूरा घर समेट दिया जाता है। कभी कभी तो दूल्हे के बहन और उनके मामोई का भी नंबर आ गया। तो अब ये मामला इनका है। आईओ ने एविडेंस कलेक्ट किए और ये पाया कि हाँ हस्बैंड के खिलाफ तो सबूत मिल रहा है, लेकिन ना माँ बाप के खिलाफ सबूत मिल रहा है और ना बेचारे नेबर के खिलाफ सबूत मिल रहा है। तो उसने हस्बैंड के खिलाफ चार्जशीट और बाकियों के खिलाफ फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया। एक चीज फिर जानिए, पुलिस रिपोर्ट की डेफिनेशन CRPC 1973 में 2R में दी गई, 2R में दी गई, जिसके अनुसार कोई भी रिपोर्ट जो कि किस धारा में भेजी जाती है, 173 के खंड 2 में भेजी जाती है पुलिस अफसर के द्वारा, वो पुलिस रिपोर्ट हो। अब इससे रिलेटेड एक चीज और जानना आपको जरूरी है, और वो ये कि चार्जशीट में 173 के खंड 2 में भेजी जाती है और FR भी 173 के खंड 2 में भेजी जाती है। इसलिए दोनों पुलिस रिपोर्ट की कैटेगरी में आते हैं। एक क्लियर, ये थोड़ा गौर से ध्यान देना इस मामले में, क्योंकि कभी कभी बड़ी समस्याएं आती हैं एग्जामिनेशन में भी और अदालतों में। इसीलिए अब ध्यान दे जाओ 190 में, CRPC सेक्शन नंबर 190, cognizance to be taken by magistrate। मजिस्ट्रेट जिस धारा में कॉग्निजेंस लेखा है वो 190। रौनक बाबू उसमें कितने क्लास? 190 3 ABC है या 1 2 3 है? ABC। और उसमें आप देखोगे तो 190 के खंड 1 के बी में क्या दिया है? अपान पुलिस रिपोर्ट, यानी मजिस्ट्रेट साहब खंड बी में 190 के 1 के खंड बी में पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान दें। देखो बेटा ध्यान देना, कई बार ये क्वेश्चन जुडिशरी में और APO में आया है कि पुलिस रिपोर्ट पर जो संज्ञान लेता है मजिस्ट्रेट, उसका धारा मैं क्लास के क्या है? तो वो है 190 के खंड 1 के लिए पुलिस रिपोर्ट लिखा है, चार्जशीट नहीं लिखा है। अब पुलिस रिपोर्ट में दोनों चीजें आ रही हैं, चार्जशीट और फाइनल रिपोर्ट दोनों। इसलिए अगर किसी के खिलाफ फाइनल रिपोर्ट भी भेजी गई है तो तब भी वो उसका कॉग्निजेंस ले सकता है, और अगर चार्जशीट भेजी गई है तब भी वो कॉग्निजेंस ले सकता है। दोनों मामले। आपके मामले में बेटा
एक मुलजिम के खिलाफ चार्जशीट आई थी और बाकी 3 मुलजिमों के खिलाफ फाइनल रिपोर्ट। इन्वेस्टिगेशन पूरा हो चुका है। अब क्या है कि आपका सवाल था कि अदालत में कैसे उन लोगों को भी बतौर मुलजिम बुलाया जा सकता है। अब देखो 190 के 1 के बी में मजिस्ट्रेट साहब कॉग्निजेंस ले लिए हैं। अगला जो तारीख लगेगी वो मुलजिम के अपीलियंस के लिए लगेगी। ये नोट करते रहना, ये पहली स्टेज है। फॉर अपीलियंस ऑफ एक्यूज लगेगी। आपकी जो धाराएं हैं, ये धाराएं सब ऐसी हैं कि कोई आदमी अब तक जेल में नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई भी धारा ऐसी नहीं है जिसमें 7 साल से ज्यादा पीछा गया। इसलिए सब मेल के हो। अपीयर कौन होगा? खाली मुलजिम, उसी को अपीयर करेंगे जिसके खिलाफ चार्जशीट उठाई है, उसी के खिलाफ तो कॉग्निजेंस लेंगे मजिस्ट्रेट, वो अपीयर होगा। इसके बाद जब वो हाजिर हो जाएगा तो अगली पेशी लगेगी। वो 4 महीने में लगे, साल भर लगे, 2 साल में लगे, सब तरह से टाइम हो जाता है। तब उसको लगेगी नकलें देने के लिए, फॉर कॉपी। यानी पहली पेशी किसी मुकदमे में लगती है फॉर अपीयरेंस ऑफ एक्यूज, और जो अगली पेशी लगती है वो नकलें देने के लिए लगती। अब आपका मामला है 498 323 54 506 3/4 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। अब इसमें नकलें क्या क्या देनी होंगी? बेटा FIR के कापी की नकल देनी होगी, वो जो तहरीर दी होगी महिला ने उसकी कापी की देनी होगी। 161 के जितने बयान हैं उनकी कापी देनी होगी। नक्शा नजरी जो बना होगा उसकी कापी देनी होगी। अब अगर क्योंकि 323 लगा है, अगर उस महिला ने अपने डॉक्टरी कराई होगी छोटों के लिए तो उसकी कापी लेनी होगी, और अंत कापी लेनी होगी आरोप करते हैं। ये काफी मुलजिम को मिल जाएगा। काफी मिलने के बाद अब अगला जो स्टेज है वो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज का। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज यानी आरोप का व्यवस्थित किया जाना। अब ये भी लगे हाथ सोचो कि ये ट्रायल कौन सा चल रहा है? ये वारंट ट्रायल। वारंट ट्रायल किन मामलों में होता है? जिनमें 9 साल से ज्यादा की सजा होती है। वारंट ट्रायल की धाराएं कहाँ हैं? CRPC में 238 से 259 250 तक, 938 से 950। और उसमें अगर ध्यान दो तो 938 में क्या लिखा है कि 960 का पालन किया जाएगा, और 907 में क्या लिखा है? नकलें। क्लियर हुआ? ध्यान देना,
काफी सीरियसली। पहली धारा वारंट फाइल बाय मजिस्ट्रेट की है 238 और उसमें लिखा है कंप्लाइंस ऑफ सेक्शन 206। इसके बाद 239 की धारा है, 240 की धारा। यहाँ पे आपके मामले में नकलें दे दी गई तो अब चार्ज लगेगा। चार्ज लग गया, चार्ज कितने लोगों को लगेगा? खाली हस्बैंड से लगेगा, क्योंकि उसके खिलाफ आरोप पत्र है। अब मामला आ जाएगा प्रोसिक्यूशन एविडेंस यानी अभियोजन के साथ में। अब वो लड़की बुलाई गई कोर्ट में गवाही में, अब वो आएगी। ये सेक्शन वहाँ कहाँ है? 242 942, क्योंकि 240 में चार्ज बनेगा। अगर कोई इकबाल कर लेगा 941 को उसे सजा मिल जाएगी। अगर इकबाल नहीं किया तो 942 में अभियोजन के साक्षियों को बुलाया जाए परीक्षण करने के लिए। अब बेटा वो लड़की आई जो पत्नी थी, बयान उसका हुआ, उसका बयान। अब जब बयान होता है कोर्ट में यानी एग्जामिनेशन अब विटनेस होगा तो एक चीज ध्यान दो, एविडेंस एक्ट का सेक्शन 138 लागू हो गया। तो क्या कह रहा है? पहले एग्जामिनेशन इन चीफ वो पार्टी कराएगी जिसने गवाह को बुलाया है। हिंदी में क्या कहते हैं? मेम्बर बोलो। मुख्य परीक्षा इन चीफ। यहाँ पे एग्जामिनेशन इन चीफ कौन कराएंगे? पब्लिक प्रोसिक्यूटर कराएंगे। इसके बाद जब उसकी जिरा होगी, क्रॉस होगी, तो क्रॉस एग्जामिनेशन कौन कराएंगे? डिफेंस के काउंसिल कराएंगे। तो और इसके बाद जरूरत पड़ी तो ये होगा नहीं तो नहीं। यहाँ जिस समय पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब ने एग्जामिनेशन चीफ लिखाया, उसी ने अपने एग्जामिनेशन चीफ में उसने बयान दिया कि शादी के बाद जब मैं रुखसत होके ससुराल आई तो घर में मेरे सास ससुर, मेवर तीनों ने मिल के सबसे पहले मुझसे ये कहा कि 5 लाख रुपए तुम्हारे पापा ने कहा था और लिए न। अब फिर चौथी जब जाना 5 लाख रुपए इंतजाम करके आना लगा। फिर मेरे हस्बैंड ने भी दूसरे दिन कहा, हमने शिकायत की उनसे, तो उन्होंने कहा कि सही तो कह रहे हैं, उनको देना चाहिए, इतना अच्छा घर मिला है, पूरा परिवार इतना बढ़िया है। आपकी जाना तो पैसे में खतरा कभी लाइन नहीं रहे। इसके बाद जब चौथी में उसके घर वाले आए, चौथी होता है कार्यक्रम होता है और लड़कियाँ जब आते हैं चौथे दिन परिवार वाले आते हैं और कहीं कहीं ले भी जाते हैं, कहीं कहीं नहीं ले। फिर उनका विदाई नहीं करेंगे, विदाई सब करेंगे जब कुछ पैसा दे जाओ, बाकी लेना नहीं मिलेगा। फिर हर बात बड़ी 12 पीठा भी सबने मिलकर, सास ससुर देवर पति, हमारा पीठा तो किसी तरह से घर वाले आए और उसको ले, अब उसने रिपोर्ट ली। ठीक यही बयान उसने ले लिया कि दहेज की मांग में चारों लोग थे
यही तो आया ना। और हमें मानने कृष्ण में भी चारों लोग थे। अब बेटा यही है पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक एप्लीकेशन डाल देंगे कोर्ट, और ये वो 319 CRPC धारा 319 उसमें सारा बैकग्राउंड लिखेंगे। अब ये मामला फला मुजरिम के खिलाफ लिखाया गया था FIR, लेकिन विवेचक के द्वारा मात्र हस्बैंड के खिलाफ आरोप पत्र भेजा गया। यहाँ पर मामले की मुद्दइया ने अपने बयान में चारों का नाम लिया है, उनके द्वारा किए गए अपराध का विवरण दिया है। आता निवेदन है कि उन 3 लोगों को भी धारा 319 में मुलजिम के रूप में कलम करने की वो बयान और पब्लिक प्रोसिक्यूटर की एप्लीकेशन कोर्ट उनको 319 में ताला बचा सकता। आपके सवाल का जवाब आया या नहीं आया? एक की और जान जाओ बेटा, आप ही के प्रश्न के सिलसिले में किसी गवाह जिसका गवाहों की लिस्ट में नाम नहीं है, अगर उसको गवाह के रूप में बुलाना है तो 311 CRPC और उसमें तीनों को पावर है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर को पावर है, डिफेंस काउंसिल को पावर है, अगर दोनों में से कोई डिमांड ना करें तो अदालत को पावर है। तीनों का ही काम। लेकिन 319 में या तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरफ से एप्लीकेशन आएगी, या अगर बयान में आ गया और पीटी साहब नहीं दे रहे हैं एप्लीकेशन, तो कोर्ट खुद इस मामले को संज्ञान लेकर उनको बतौर मुलजिम समन कर सकता है। 311 में भी क्या है, अब अगर हुआ इसी आप ही के मामले में हम बता रहे, वो लड़की के बयान में ये भी आया है कि चौथी के दिन जब मेरे भैया आए थे और उनके साथ मेरे चाचा का लड़का गोलू लाल भी आया था, तो उसके सामने इन लोगों ने ये बात कही थी कि अगर इनको भेजेंगे तब, जब हमें कम से कम 2 लाख लेके आओ तब इनको ले जाओ, और बाकी के 3 लाख इनको जब वापस हम लेने जाएंगे तब, जब 3 लाख आपको वहाँ देंगे। आईओ ने किया क्या था, उसके भाई को तो गवाह बनाया था, लेकिन गोलूलाल साहब को गवाह नहीं बनाया। अब यहाँ पे प्रोसिक्यूटर साहब एप्लीकेशन डालेंगे, तो तब उस पर समन हो जाएंगे 311। और अगर नहीं डालते हैं तो कोर्ट चाहे तो खुद नहीं बुला सकती। और दूसरी बात है, आखिर डिफेंस को भी तो पावर है। अब डिफेंस में क्या है कि चौथी में अक्सर 4-5 लोग आते हैं, घर के बड़े बुजुर्ग नहीं आते हैं, लड़के लड़के आते हैं, एक आदमी के रिश्तेदार या याद नहीं। अब उसी में हमारा जगत पति भी आया, इसको मिला लिया डिफेंस ने, और एक एप्लीकेशन डालनी 311 में कि साहब जिस दिन वो आए थे चौथी में, उन्हीं जगत पति भी आया। और अगर होशियार वकील होगा तो जिरा में भी पूछ लिया होगा कि एक बताओ बेटा उस दिन कौन कौन आए थे, अगर नहीं छिपाएगी भी क्या जगत पति आए थे, और फिर वो ही कैसे डाल देंगे।
किस लिए? वो आके कहने का साहब हम तो चारों लोग साथ में आए थे और बराबर साथ में बैठे, नाश्ता पानी किए और फिर साथ में गए, मेरे सामने ऐसी कोई बात नहीं। तो ये है 311। आपका जो मामला था वो 300 नहीं था। तो मैं समझता हूँ कि समग्र जानकारी ये हो गई है कंप्लीट इस मामले में।